तो शुरुआत में जब प्लीडिंग की बात होती तो प्लीडिंग में मैंने बताया था कि प्लीडिंग का मतलब होता है टू प्लीड, और जब प्लीड की बात होती है तो प्लेंटिफ भी प्लीड करता है, डिफेंडेंट भी प्लीड करता है। तो प्लेंटिफ जो प्लीड करता है उसको हम बोलते हैं प्लेंट, और जो डिफेंडेंट जो प्लीड करता है उसका नाम है रिटन स्टेटमेंट। प्लेंटिफ जो प्लेंट में प्लीड करता है उसको ऑर्डर 7 में प्लेस दिया गया है, उसको जगह मिला है, और जो रिटन स्टेटमेंट यानी जो डिफेंडेंट जो प्लीड करता है उसको ऑर्डर 8 में जगह मिली है। जो प्लीडिंग है वो ऑर्डर 6 के अंदर मिला है। बीच में ऑर्डर 3 का जिक्र हम लोगों को इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि जो प्लेंट फाइल करता है प्लेंटिफ, अगर वो ना रहे, ओरिजिनल प्लेंटिफ ना रहे, तो उसके प्लेंट पर कौन कौन से लोग वर्क कर सकते हैं, यानी प्लेंट को कौन कौन जाकर रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में। तो उसमें जिक्र आता है प्लीडर का, उसमें जिक्र आता है रिप्रेजेंटेटिव का, उसमें जिक्र आता है एजेंट का। तो एजेंट और बेसिकली प्लीडर ये दो लोग इंक्लूड होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बात होती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बिल्कुल सिंपल मेथड में कि अब अगर डिफेंडेंट अपनी बात रखेगा, प्लीड करेगा, तो वो कैसे करेगा, उसके लिए प्रोसीजर क्या है, रूल क्या है, तरीका क्या है, वो जरा समझ लेते हैं। तो जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि भाई रिटन स्टेटमेंट जो है डिफेंडेंट के लिए बना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रिटन स्टेटमेंट कहते किसको है। अगेन इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोसीजर, इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोसीजर। तो प्रोसीजर का ये हिस्सा है, यानी प्रोसीजर के हिसाब से पहले प्लेंटिफ अपना प्लेंट फाइल कर देता है, उसके बाद उसका प्लेंट एडमिट होता है, एडमिशन के बाद उसके प्लेंट के बेस पर, यानी जो एडमिशन होता है उसके बाद डिफेंडेंट को, अपोजिट पार्टी को समन्स इशू होता है, समन्स सर्व होता है, और समन्स सर्व होने के बाद, समन्स सर्व होने के बाद जो डिफेंडेंट होता है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी बात कहे। तो वो प्रोसीजर शुरू होता है रिटन स्टेटमेंट से। सो रिटन स्टेटमेंट बेसिकली क्या हो गया, रिटन स्टेटमेंट इज द प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडेंट। ये तो कॉमन सी बात है, मैंने शुरू से कहा था। और ये वो प्लीडिंग होती है जहां पर डिफेंडेंट हर एक वो अपनी बात रखता है, या यूं कहिए कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ के प्लेंट में लगाए गए एलिगेशंस का जवाब देता है। अगर प्लेंटिफ ने प्लेंट में ये कहा कि भाई 10 लाख रुपए का मामला है, तुमको मैंने इस डेट को दिए थे, तुमने अभी तक 10 लाख रुपए मेरे रिटर्न नहीं किए, मेरे को 10% इंटरेस्ट के साथ 10 लाख रुपए चाहिए वापस। तो एलिगेशन क्या लगा कि 10 लाख रुपए तेरे को मैंने इस डेट को दिए थे, अब वो पैसे मेरे को वापस चाहिए। तो एलिगेशन है कि दिए थे, तूने वापस नहीं किए, तूने वापस नहीं किए। अगर यही एलिगेशन अगर एफआईआर के फॉर्म में जाएगा तो 420 का मैटर सीधा लोग बना देते हैं आंख बंद करके। तो वहां पर आप अगर क्रिमिनल लॉ में चले जाएंगे इस मैटर को लेकर के, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि भाई आपके साथ कुछ न कुछ 420 का एलिमेंट हुआ है। तो वहां पर आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, वहां पर पार्टी को पैसा नहीं मिलेगा, जो वहां पर जिस पर एलिगेशन लगेगा उसको सजा मिलने वाली है, सजा मिलने वाली है। हाँ, ये अलग बात है कि बेल पर जाते हैं तो बेल पर मैटर आता है तो कोर्ट ये कहती है कि भाई जितने अमाउंट का है उतना अमाउंट आप या तो डिपॉजिट करा दो या उसका 50% अमाउंट डिपॉजिट करा दो, तब बेल देंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज में आता था अक्सर सहारा वालों को, सहारा वालों को भी एक लाइन पूरा, मतलब बेचारा सहारा वाला भी खूब परेशान हुआ सुप्रीम कोर्ट के एक पर्टिकुलर बेंच के टाइम पर, वो खूब खूब परेशान हुआ है। सुब्रत राय, इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट जमा करो, इतना अमाउंट जमा करो, इतना अमाउंट जमा करो। तो ये हो सकता है, लेकिन बेसिक पर्पस जो होता है क्रिमिनल लॉ के अंदर वो पनिशमेंट का होता है, और सिविल के अंदर होता है अपना रिकवरी, या यूं कहिए कि मॉनिटरी, यानी कि पैसे के हिसाब से कॉम्पनसेशन। सो रिटन स्टेटमेंट इज नथिंग बट रिटन स्टेटमेंट इज द प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडेंट, जिसमें डिफेंडेंट जो है हर एक वो मटेरियल फैक्ट रखता है जिससे कि प्लेंटिफ के लगाए हुए एलिगेशन का जवाब मिल सके, या अगर कोई नया फैक्ट होता है तो उसको भी वहां पर वो प्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेंटिफ ये कहता है कि 10 लाख रुपीस का मामला है, 10 लाख रुपए तुमको मैंने दिए थे,
तो डिफेंडेंट यहाँ एक नया फैक्ट ला के दे देता है, कहता भाई 10 लाख रुपए तूने मेरे को दिए थे, ये कहां से आ गई बात, तूने मेरे को 7 लाख रुपए दिए थे, वो बात कह सकता है। या ये भी कह सकता है कि तूने जो 10 लाख रुपए का केस किया है, तो भूल गया कि मैंने तेरे को पहले अर्लियर जब तुमने मेरे को 10 लाख दिए थे उसके पहले मैंने तेरे को 3 लाख रुपए दे रखे थे, वो तो तुमने नहीं याद कराए। तो जब 3 लाख पहले दे दिए और तू 10 लाख का दावा कर रहा है, तो बचते किसमें है 7 लाख। तो ये बात भी रख सकता है, यानी कोई भी नया फैक्ट भी रख सकता है वो अपने डिफेंस के लिए, कोई नई बात रख सकता है। तो यहां पर देखिए आपके लिए क्या है, आप लिटिगेंट, अगर आप लिटिगेशन करते हैं और आप डिफेंडेंट की तरफ से बात करेंगे, तो प्लेंटिफ के प्लेंट को पढ़िए, प्लेंटिफ के प्लेंट को समझिए। जजमेंट राइटिंग में जाएंगे तो इसी तरह से आपको इस्तेमाल करना है। प्लेंटिफ के प्लेंट को पहले पढ़ना है, समझना है कि प्लेंटिफ कौन कौन से एलिगेशंस लगा रहा है। एलिगेशन कभी भी लगेगा तो वो सब्सटैंटिव लॉ के बेस पर लगेगा, रिमेंबर एलिगेशन कभी भी लगता है तो सब्सटैंटिव लॉ के बेस पर लगता है। और सब्सटैंटिव लॉ में क्या होता है, राइट्स। अब राइट्स की बात हो जाती है सब्सटैंटिव लॉ में। अब मान लीजिए कि अगर किसी को डिवोर्स लेना है, तो हिंदू लॉ के अंदर प्रोविजन दिया हुआ है 13A जो भी है, तो वहां पर जाकर के वो ले लेगा, तो वो सब्सटैंटिव लॉ है। लेकिन प्रोसीजर की बात होगी तो प्रोसीजर में सीपीसी का ही प्रोसीजर काम करने वाला है, हिंदू लॉ का प्रोसीजर काम नहीं करेगा। हिंदू लॉ में प्रोसीजर है ही नहीं, बस वो सब्सटैंटिव लॉ कि डिवोर्स हो सकता है इस ग्राउंड पर हो सकता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स हो सकता है इस ग्राउंड पर हो सकता है, आप फाइल कर सकते हैं। वहां कहता है ना कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स हो सकता है, वहां कहता है कि वाइफ डिवोर्स ले सकती है, वहां कहता है कि हस्बैंड डिवोर्स ले सकता है, दोनों मिलकर डिवोर्स ले सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट से। तो ये तो सब्सटैंटिव लॉ हो गया। हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, प्रोसीजर एक के बाद एक, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। सो नाउ द क्वेश्चन बिफोर अस इज, ये जो रिटन स्टेटमेंट है बेसिकली फाइल कौन करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कौन फाइल कर सकता है। तो इसका जवाब मिलता है रिटन स्टेटमेंट या तो डिफेंडेंट फाइल करता है, या तो डिफेंडेंट ने किसी को अगर एजेंट बना के रखा हुआ है तो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एजेंट जो होगा वो फाइल करता है। यानी एजेंट भी फाइल कर सकता है या डायरेक्ट डिफेंडेंट भी फाइल कर सकता है रिटन स्टेटमेंट। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है कि अगर प्लेंटिफ ने 4-5 लोगों को पार्टी बना दिया, डिफेंडेंट बना दिया, तो जहां पर सेवरल डिफेंडेंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर 4-5 लोग डिफेंडेंट हैं, मोर देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर एक कॉमन रिटन स्टेटमेंट सब मिला जुला करके भी फाइल कर सकता है। A common written statement is filed by them। तो ये कॉमन रिटन स्टेटमेंट भी फाइल किया जा सकता है। लेकिन इस चीज में हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी कॉमन रिटन स्टेटमेंट फाइल होता है, मतलब सोचिए अगर आप वकील हैं, आप लिटिगेशन करते हैं, आप एडवोकेट हैं, आप प्लीडर हैं, तो कोशिश आप ये करिए कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा डिफेंडेंट हो। जितना ज्यादा डिफेंडेंट उतना ज्यादा आपकी फीस। आपको एक ही मैटर ड्राफ्ट करना है, एक ही बार ड्राफ्टिंग करनी है, लेकिन सबके लिए आप फीस ले लेंगे। अगर हर एक बंदे से आपने बहुत मिनिमम, अगर मैं बोलूं आज की तारीख में 2000 3000 पर हेड भी आपने चार्ज किया पर डिफेंडेंट, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने आ रहे हैं डिफेंडेंट। अगर 5 डिफेंडेंट है तो अच्छा खासा इनकम है आपके लिए, आप उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें फीस की कोई लिमिट नहीं होती। डॉक्टर और लॉयर की कोई फीस की लिमिट नहीं होती, किसी भी प्रोफेशनल की फीस की लिमिट नहीं होती है। बस दिक्कत ये होती है कि प्रोफेशनल उतना ही अर्न कर पाता है जितना वो काम करता है। अगर जो बीमार हो गया तो उसकी अर्निंग बंद, या कुछ उटपटांग कुछ हरकतें हो गई तो फिर अर्निंग बंद। प्रोफेशनल के साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बिजनेसमैन के साथ ये दिक्कत नहीं होती है। खैर ये अलग इशू था, ये अलग इशू। तो जो मैं आपको यहां पर शेयर कर रहा था वो ये था कि डिफेंडेंट जो होते हैं, अगर मोर देन 2, 3, 4, 5 डिफेंडेंट है तो वो कॉमन डाल सकते हैं रिटन स्टेटमेंट, और वो सारे जो लोग मिलकर डालेंगे रिटन स्टेटमेंट, उन सब का सिग्नेचर होना कंपलसरी है। इट मस्ट बी साइंड बाय ऑल ऑफ देम। उन सब का सिग्नेचर होना जरूरी है।
और जो फॉर्मूला है वेरिफिकेशन का वो वेरिफिकेशन होना जरूरी है, एफिडेविट होना भी जरूरी है। सो इट इज हाउएवर, ये प्लीडिंग का पोर्शन है, रिमेंबर प्लीडिंग। तो प्लीडिंग में हम लोगों ने कहा था कि वहां वेरिफिकेशन लगता है, वहां एक एफिडेविट लगेगा। तो अगर मान लीजिए प्रोसीजर पर है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं और कुछ मत सोचना, सिर्फ ये सोचिए प्रोसीजर है, बहुत इजी लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा आपको सीपीसी। तो प्रोसीजर के हिसाब से 5 लोग आपके पास हैं, 5 डिफेंडेंट है, और 5 डिफेंडेंट ने मिलकर के एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है कॉमन। तो प्लीडिंग में ये रूल बताया गया था कि भाई अगर प्लेंटिफ है तो भी या डिफेंडेंट है तो भी अपने अपने मैटर को सपोर्ट करने के लिए, यानी डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए उसको वेरीफाई करेगा, एफिडेविट लगाएगा। तो अब हमारे पास 5 डिफेंडेंट्स हैं। सो इफ वी हैव 4 और 5 डिफेंडेंट्स, तो क्या पांचों अपना सेपरेट सेपरेट एफिडेविट लगाएंगे? द आंसर इज नो। पांचों को अपना अपना सेपरेट एफिडेविट लगाने की जरूरत नहीं है, पांचों को वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। रिटन स्टेटमेंट पर पांचों ने सिग्नेचर बना दिया, दैट इज सफिशिएंट। पांचों डिफेंडेंट में से कोई भी ऐसा डिफेंडेंट जो कि केस के बारे में पूरा नॉलेज रखता है, रिटन स्टेटमेंट में लॉयर ने, एडवोकेट ने जो लिखा है उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन उसके पास है, वही डिफेंडेंट नॉर्मली जनरली एफिडेविट बनाता है, एफिडेविट पर साइन करता है और वही वेरीफाई भी करता है। तो वही बात यहां पर मेंशन की गई है, इट इज however sufficient if it is verified by one of them। ये बहुत बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मोर देन 4-5 अगर डिफेंडेंट है तो क्या होगा। भाई एक ही है, एक ही कर देगा एफिडेविट पे साइन, एक ही कर देगा वेरिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। वो करता है जो अवेयर होता है फैक्ट्स ऑफ द केस एंड इज इन ए पोजीशन टू फाइल एन एफिडेविट, वही कर सकता है। नाउ अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जानिए, ये तो हो गई कि जब सब लोग हैं, 4-5 लोग हैं तब मिलकर के फाइल कर रहे हैं। एक आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, एक दूसरा सिनारियो, और ये प्रोसीजर का डिमांड है, प्रोसीजर की नीड है कि अगर 4-5 लोग कहें कि नहीं नहीं मैं तो अपना अपना डफली लूंगा, अपना अपना राग बजाऊंगा, तो वो भी हो सकता है। हम लोग ऐसे ये कहते हैं, इसको अगर आपको बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में शेयर करना है तो ऐसे कहते हैं कि रिटन स्टेटमेंट के मामले में, ध्यान से सुन लेना, अगर मोर देन 1 है डिफेंडेंट तो सब मिल करके एक ही रिटन स्टेटमेंट बना सकते हैं, जस्ट लाइक ए फुटबॉल। एक बॉल के पीछे, एक फुटबॉल के पीछे 10 प्लेयर भागते रहता है, जो भी प्लेयर होते हैं वो भागते रहते हैं, सब मिलके एक ही बॉल के पीछे पड़े। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि सब अपना अपना बॉल ले ले, अपना अपना गोल के पीछे भागे, इंडिविजुअल, ये भी एक ऑप्शन है। मीनिंग देयर बाय कि हर एक डिफेंडेंट अपना अपना लॉयर एंगेज करे, हर एक डिफेंडेंट अपना अपना रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट कराए, अपना अपना एफिडेविट करे, अपना अपना वेरिफिकेशन करे, ये सारा इंडिविजुअल भी किया जा सकता है। सो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई इंडिविजुअल डिफेंडेंट अपना सोलली इंडिविजुअली अगर रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट कराता है तो वो साइन कर सकता है, वो उस रिटन स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकता है, वो सारी चीजें कर सकता है। तो जो इंडिविजुअल होगा वो दूसरे के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। मान लीजिए कि 4 डिफेंडेंट हैं, सपोज 1 2 3 4, बिल्कुल प्रोसीजर है, आराम से समझ जाएंगे। अगर इसने बनवा लिया तो इसका रिटन स्टेटमेंट नंबर 1 है तो WS1, तो ये रिटन स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये 2 के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ये 3 के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ये 4 के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है। ये अपना WS2 ला सकता है रिटन स्टेटमेंट, ये अपना WS3 ला सकता है रिटन स्टेटमेंट नंबर 3, ये अपना रिटन स्टेटमेंट 4, ये अपना अपना ला सकता है, या ये सब मिल करके एक ही रिटन स्टेटमेंट ले आए और इसको जाकर के कोर्ट में फाइल कर दे। तो यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है प्रोसीजर के हिसाब से, इस पे सिग्नेचर होना चाहिए,
सिग्नेचर किसका होगा? ऑल डिफेंडेंट्स, सारे डिफेंडेंट का सिग्नेचर होना है। दूसरी चीज, एफिडेविट होगा तो एफिडेविट कोई एक करेगा, सबको नहीं करना है, ओनली वन। उसके बाद वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन कौन करेगा? कोई एक कर सकता है, ओनली वन। हो गया। नाउ अब ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के मन में खुराफाती दिमाग में कि सर किसी वकील साहब ने ऐसा कर दिया कि 5 डिफेंडेंट है, 5 वेरिफिकेशन लगा दें, 5 एफिडेविट लगा दें। तो बहुत बार इसको प्रोसीजरल इरेगुलरिटी भी मान लेते हैं, इसको नहीं भी मान लेते हैं, रिकॉर्ड में लगा देते हैं। अब यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, अगर ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है लोगों के, ध्यान से जो पढ़ रहे हैं सुनते हैं उनको आता है। अगर मान लीजिए कि डिफेंडेंट नंबर 1 से लेके डिफेंडेंट नंबर 4 तक इन सबने मिलके एक ही रिटन स्टेटमेंट फाइल किया, लेकिन इसमें एफिडेविट 1 से लेके एफिडेविट 4 हो गया, इसमें वेरिफिकेशन 1 से लेके वेरिफिकेशन 4 हो गया, तब इसको क्या कहेंगे? ये भी तो सोच सकते हैं ना खराब की सिचुएशन में कि मंद बुद्धि था या बुद्धि एक्स्ट्रा थी तो भाई ले लिया, पार्टी को भरोसा नहीं था, नहीं मैं अपना अपना एफिडेविट लगाऊंगा लेकिन रिटन स्टेटमेंट एक ही लगाऊंगा। तो इसमें थोड़ा सा डाउट होता है। डाउट क्या होता है? अलग अलग हाईकोर्ट का अलग अलग ओपिनियन है। कुछ हाईकोर्ट्स का ये कहना है कि अगर ये सिचुएशन आती है तो एफिडेविट अलग अलग लगाने का और वेरिफिकेशन अलग अलग लगाने का मतलब ये मान लेना चाहिए कि उसके पास रिटन स्टेटमेंट भी अपना अपना इंडिविजुअल होना चाहिए। जब भाई तुम एफिडेविट अलग अलग लगा रहे हो, जब तुम वेरिफिकेशन अलग अलग कर रहे हो, तो अपना अपना रिटन स्टेटमेंट लेके आओ। जब कॉमन रिटन स्टेटमेंट है तो कॉमन एक कोई एक कर देगा तो काफी हो जाएगा, कोई एक वेरीफाई कर देगा तो काफी हो जाएगा। तो ये वाली बात यहां पर रहती है। तो बहुत सारे कोर्ट्स इसको हटा देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं या ऑर्डर करते हैं कि भाई फिर आप सेपरेट सेपरेट रिटन स्टेटमेंट लेके आइए। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इन प्रैक्टिकल अगर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल हार्डकोर प्रैक्टिकल बताऊं आपको, तो हार्डकोर प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है। 99% केस में नहीं होता है, एक आध एक्सेप्शनल केस हो सकता है जो कहीं भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर कर रहा हूं। नाउ सी, अब यहां पर आते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज जानिए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रिटन स्टेटमेंट फाइल कब कर सकते हैं। रिटन स्टेटमेंट फाइल कब होता है? अब इसका आंसर बड़ा अजीब निकलेगा। देखिए, इसका आंसर अजीब क्यों निकलेगा? कहने वाले ये भी कह सकते हैं आंसर, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप बहुत सारे अलग अलग आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे, आप ये कह सकते हैं जिनको अगर लॉ नहीं ध्यान में है या कोई पर्टिकुलर रूल ऑर्डर ये नहीं ध्यान में है, तो कह सकता है कि रिटन स्टेटमेंट तब फाइल किया जा सकता है आफ्टर दी सर्विस ऑफ समन्स। तो ये गोल गोल आंसर इसको बोलते हैं। गोल गोल आंसर का मतलब क्या है? कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा, गोल गोल बोल दिया कि हाँ जब डिफेंडेंट को सम्मन की सर्विस हो जाएगी तब डिफेंडेंट करेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन का थीम समझना होगा। क्या सामने वाला इंटरव्यूअर जो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, क्या वो दिन पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है या स्टेज पूछ रहा है? स्टेज अगर पूछ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल 200% परफेक्ट है। स्टेज के हिसाब से तो पहले प्लेंटिफ फाइल करेगा, सम्मन होगा, तभी तो डिफेंडेंट लाएगा ना अपना रिटन स्टेटमेंट, स्टेज के हिसाब से। यानी हमेशा याद रखिए, प्रोसीजर के हिसाब से रिटन स्टेटमेंट बाद में आता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है आज तक, ना तो ये लॉ अलाउ करता है सीपीसी कि पहले रिटन स्टेटमेंट फाइल होगा, पीछे से झूमते झामते प्लेंटिफ आएगा, प्लेंट फाइल करेगा। कभी भी नहीं होता है, कभी हो ही नहीं सकता है। अभी तक तो यही सीन है, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो आप पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा ही है, कुछ भी उल्टा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं, अभी तक के लिए। नाउ, तो एक जो आपको मैंने आंसर दिया वो स्टेज वाइज था कि भाई डिफेंडेंट को सम्मन मिलने के बाद होगा, नंबर 1। नंबर 2, टाइम के हिसाब से। तो टाइम के हिसाब से कि जिस दिन डिफेंडेंट को सम्मन्स की सर्विस हो जाती, अगर हम लोग ये कहते हैं कि डिफेंडेंट को जिस दिन सम्मन की सर्विस हो गई,
सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि डिफेंडेंट को जिस दिन समन्स मिल जाता है, जिस दिन समन्स मिल जाता है, जिस दिन समन्स रिसीव कर लेता है, उस तारीख से 30 डेज के अंदर, जिस तारीख को सम्मन रिसीव हुआ उस तारीख से 30 दिनों के अंदर उसको रिटन स्टेटमेंट फाइल कर देना चाहिए। ये रूल है, और रूल है रूल नंबर 1, रूल है और यह है रूल नंबर 1। तो किस रूल का, किस ऑर्डर का है? ऑर्डर मतलब 8। तो इसको आप बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझिए। सीपीसी आदेश देता है कि मेरे इस नियम का पालन करो, ये प्रोसीजर है, इस नियम का पालन करो, फॉलो दिस रूल। सो ऑर्डर है 8, रूल है 1। सो सबसे पहला रूल है कि आपको 30 दिन के अंदर करना है। अब यहां फिर आप लोगों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए और आता होगा। मान लीजिए कि आज की डेट है, आज मतलब 3 जून है, और शाम के ठीक 5:30 बजे आपको सम्मन सर्व होता है। मान लीजिए सपोज डिफेंडेंट को सर्व होता है, आपको छोड़िए डिफेंडेंट को। तो 5 बजे शाम को सम्मन सर्व हुआ तो उसको पढ़ने में ही, समझने में ही टाइम लग जाएगा कि प्लेंटिफ क्या लिखा। 200 पन्ने का मान लीजिए मिल गया प्लेंट, तो क्या करेगा? क्या ये वो डेट इंक्लूड करेंगे जिस तारीख को सम्मन सर्व हुई है, या उस डेट को छोड़ करके करते हैं? तो जिस डेट को मिला उसको छोड़ करके आप 30 डेज बड़े मजे से काउंट कर सकते हैं। आज अगर मिला तो आज की डेट हटा दीजिए, कल से काउंट कर लीजिए, 30 डेज हो गया। क्योंकि आज तो मिला ही है मुझे, आज तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। हो सकता है मैं निकल रहा था ऑफिस से, पकड़ा दिया मेरे को पोस्टमैन ने, कुरियर वाले ने पकड़ा दिया, तो आज तो कुछ मैं कर नहीं सकता ना। तो जो करना है वो नेक्स्ट डे ही कर पाऊंगा। हो सकता है अर्ली मॉर्निंग में ऑफिस के लिए जा रहा था, उसी से मैं पकड़ा दिया कुरियर वाले ने, कभी भी पकड़ा सकता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कितने दिन में? तो आंसर आपके सामने है ऑर्डर 8 रूल 1, और ऑर्डर 8 रूल 1 बहुत क्लियर कहता है द डिफेंडेंट शैल, शैल का मतलब ये नियम है और इस नियम का पालन करना है। किसको? डिफेंडेंट को। यानी करना है तो करना है, लेकिन पालन नहीं होता है। रियल में बताऊं तो होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस हैं, मैं आपको एक्सेप्शंस दिखाऊंगा। सो द डिफेंडेंट शैल विद इन 30 डेज, शैल लगा है तो करना है, तो करना है विद इन 30 डेज। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन हिम, तो जिस तारीख को समन्स मिली है उस डेट से। प्रेजेंट ए रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। अब यहां जो ये पार्ट है ना, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत झोल है। इसी में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होता, बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। उसके पहले मैं आपको एक लीगल पॉइंट आपको यहां पर शेयर कर देता हूं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि ऑर्डर 8 रूल 1, ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ऑर्डर 8 रूल 1 को 3 बार अमेंड किया जा चुका है। ऑर्डर 8 रूल 1 को 3 बार अमेंड किया जा चुका है। फर्स्ट टाइम 1976 में किया जा चुका है, उसके बाद 1999 में किया जा चुका है, एंड लास्ट 2002 में फिर से अमेंड किया है। इसको अमेंड करने के पीछे पर्पस क्या था? अमेंड करने के पीछे पर्पस था टाइम। ये 30 डेज वाला जो चक्कर बार बार लग रहा है ना, कितना दिन देना चाहिए डिफेंडेंट को, कितना समय मिलना चाहिए। तो अगर ये पूछ देता है इंटरव्यू में, ऐसे ऐसे ये को सब क्वेश्चन पूछते ही हैं, ये मत बोलिए कि नहीं पूछना चाहिए, पूछने वाले पूछ देंगे। अगर जो सामने में बैठा है बंदा तो वो पूछ लेगा। सो अगर होता है यहां पर, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, ऑर्डर 8 रूल 1 याद रखिए, अच्छी बात है। लेकिन आपको सिंपल, अगर मैं एकदम लेमैन की भाषा में अगर बात करके बताऊं, तो रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए जो टाइम लिमिट फिक्स किया गया था, उस टाइम लिमिट को 3 बार चेंज किया गया। आप ऐसे याद रखिए, रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए जो टाइम लिमिट दी गई है सीपीसी के अंदर, उसमें 3 बार चेंजेज हो चुके हैं, 3 बार अमेंड हो चुका है। फर्स्ट टाइम 1976 में हुआ था, सेकेंड टाइम 1999 में हुआ है, और थर्ड टाइम 2002 में हुआ है। और जो थर्ड टाइम जो 1992 में हुआ, 2002 में हुआ है, उसके हिसाब से 30 डेज इज द टाइम।
लेकिन अब यहां पर एक प्रोवाइजो है, ये प्रोवाइजो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाल के देता है। क्या ये पॉइंट निकाल के देता है? ये पॉइंट ये निकाल के देता है प्रोवाइजो कि अगर डिफेंडेंट फेल कर जाएगा, देखिए खुद लॉ, मतलब ये जो ड्राफ्ट किया है ना सीपीसी, ये बड़ा मजेदार है। मतलब जिसने ड्राफ्ट किया है या सीपीसी या यूं कहिए कि लेजिस्लेचर जो है ये मानता है, या लेजिस्लेचर समझिए कि मौका देता है, जो भी आप कह सकते हैं। लेजिस्लेचर ये मान रहा है कि डिफेंडेंट जो है डिले करेगा। भाई लॉ है तो इसको मानना चाहिए कि हाँ क्यों डिले करेगा, लेकिन लेजिस्लेचर ये मान रहा है कि 30 डेज के बाद भी डिले करेगा। यानी ये लॉ दे रहा है ना टाइम सामने से कि 30 दिन के अलावे भी इसको टाइम दो, फेल करेगा तो करेगा। क्यों फेल करेगा भाई, क्यों फेल करेगा? आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने में तो जो डेट लगाते हैं वही डेट लेते हैं, अगर वो डेट से ऊपर चला गया तो फाइन लगा देते हैं, पेनाल्टी लगा देते हैं, रिमेंबर। इनकम टैक्स के मामले में ये सारी चीजें नहीं आती, यहां पर आती। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी थोड़ी बनाई है, दोनों में बैलेंस करने की कोशिश की गई है। ध्यान से सुनिएगा, दोनों में बैलेंस करने की कोशिश की गई है। लेकिन यहां पर जो पार्ट है ना, ये डायरेक्टरी हो जाता है। डायरेक्टरी यानी डायरेक्शन की बात होती है, और इनकम टैक्स में कंपलसरी कर देता है, मैंडेटरी। सपोज मान लीजिए कि अगर कोई टाइम लिमिट दे दिया गवर्नमेंट ने भी निकाल करके, गवर्नमेंट तो ऐसे ही उठपटांग से ऑर्डर ही निकालती है और जबरदस्ती मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत उठपटांग से जजमेंट दे दिए, जैसे फॉर एग्जांपल एडीएम जबलपुर केस। तो आज की डेट में उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हाँ एडीएम जबलपुर का केस बहुत खराब जजमेंट था। मतलब ये कहिए कि जो जब उस समय किया था जजमेंट तब खराब नहीं था, उस समय भी खराब था, आज भी खराब है। लेकिन हम क्रिटिसाइज नहीं करते, क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते थे। वो एक डर लोगों के अंदर बैठ गया, और ऊपर से इमरजेंसी लगी हुई थी, तो लोगों ने कुछ उसके बारे में ज्यादा बोला नहीं, लिखा नहीं। क्या भाई, तो अब तो उस समय के अपोजिट पार्टी के लोग थे, अपोजिशन वाले, वो कहे कि भाई तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो सुन लो भाई, एडीएम जबलपुर केस। तो खैर वो अलग थोड़ा पैटर्न है, लेकिन बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये कोर्ट भी करते हैं, लेजिस्लेचर भी करता है। मैं बिल्कुल बैलेंस करके आपको बताऊंगा, कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको क्रिटिसाइज करके हर चीजें शेयर करता हूं, ताकि आप ब्रॉड माइंड सोचिए, नैरो माइंडेड मत सोचिए कि अगर कोई सामने वाला कहता है कि दिन है तो आप दिन मान लो, रात कहा तो रात मान लो। ऐसे नहीं करना है, आपको अपना भी माइंड अप्लाई करना। अपना माइंड अप्लाई करने के लिए आपको जगह मिलेगी, आपको समय मिलेगा जब आप ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन बिफोर ज्वाइनिंग कभी भी इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई आप टिप्पणी ना करें, बेटर है। किसी जजमेंट को क्रिटिसाइज ना करें, इवन दो वो गलत होगा तो भी। जैसे एडीएम जबलपुर, अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया गया उससे, तो आप वहां पर क्रिटिसाइज गलती से मत कीजिए। हाईकोर्ट का किसी जजमेंट को क्रिटिसाइज मत कीजिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू ज्वाइन। आप उनके अंदर काम कर रहे हैं, आपको ज्वाइनिंग लेनी है, तो पहले अप्रूव कर लीजिए। आपको जब मौका मिलता है, जब आप जज बन जाते हैं, तो वहां आप बड़े मजे से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उन चीजों को एज फार एज पॉसिबल यू कैन इंटरप्रेट। लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कांट क्रिटिसाइज एनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और हाई कोर्ट जजमेंट खास करके। ठीक है, आजकल क्या ट्रेंड बन गया है, ये थोड़ा सा आजकल का नया ट्रेंड चल रहा है, रिसेंट ट्रेंड जो है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग खासकर इंटरव्यू फेस करेंगे उनके लिए। रिसेंट ट्रेंड चल गया ये जो लीडर्स, जो बीच बीच में हल्ला होता है ना, बीच में भी कुछ समय पहले लास्ट टाइम में हल्ला हुआ कि भाई जो एमपी में है, महाराष्ट्र में चला था ये कैंपेन एक तरीके से, राज ठाकरे ने चलाया कि मराठियों को ही सिर्फ जॉब मिलेगा, मराठियों को काम मिलेगा। एमपी में कह दिया कमलनाथ ने कि भाई सिर्फ एमपी वालों को मिलेगा। तो अब इसका ना इनडायरेक्ट असर जुडिशरी पर पड़ा है। अब वो रिजर्वेशन वाला इशू है कि भाई जो उस स्टेट में है तो उस स्टेट को मिलेगा, एक तो ये फैक्टर है। नंबर 2, जिस स्टेट में आप सर्व करने जा रहे हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट्स के जजमेंट आप थोड़े बहुत ध्यान में रखिए। कोई अगर हाईलाइटेड जजमेंट रहा हो तो वो उस स्टेट के हाई कोर्ट के जजमेंट्स पक्का कुछ ना कुछ याद रखिए। कुछ इधर ऐसा हुआ है कि पूछा जा रहा है, अब ये रिसेंट ट्रेंड बन रहा है, तो थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा डूब जाना है, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, डिपेंड करता है बेंच पर। ये खास करके एडीजे वालों के साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि एडीजे वाले डायरेक्ट हाई कोर्ट टच में रहते हैं।
सिविल जज के साथ होता है लेकिन कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि सीजे जो है डीजे के कंट्रोल में रहता है, लेकिन डीजे डायरेक्ट हाईकोर्ट के कंट्रोल में रहता है, तो डीजे का डायरेक्ट कम्युनिकेशन हाईकोर्ट के साथ होता है। तो हाईकोर्ट के जो कुछ भी ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए एडीजे वालों के साथ यह है कि कोई रिसेंट अगर कोई जजमेंट आया हो, हाईलाइटेड जजमेंट हो, हॉट जजमेंट हो, रिसेंट हो, रिलेवेंट हो, तो आप उसको थोड़ा बहुत नजर के सामने जरूर रखिए। उससे अगर पूछ देगा तो फिर आपको उसका आंसर देना चाहिए, अदरवाइज फिर दिक्कत होती है सिलेक्शन में। ठीक है, तो इन सारी मेहनत खराब हो जाएगी इंटरव्यू के ग्राउंड पर, या नंबर कम मिल जाएगा, तो ये भी एक दिक्कत हो जाएगी। खैर, तो अब यहां मुद्दे पे आ जाते हैं। यहां का मुद्दा क्या है? यहां का मुद्दा ये था कि जो यहां पर प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर डिफेंडेंट फाइल करने में रिटन स्टेटमेंट फेल कर जाता है 30 दिनों के अंदर, तो उसको परमिशन है, यहां पर मेंशन कर दिया है, लेजिस्लेचर ने कहा है ही शैल बी अलाउड, लेजिस्लेचर ने कह दिया है ही शैल बी अलाउड टू फाइल द सेम ऑन सच अदर डे, ही शैल बी अलाउड टू फाइल द सेम ऑन सच अदर डे। यानी लेजिस्लेचर ये कहता है, साफ साफ कहता है कि भाई यहां पर कोर्ट परमिशन ग्रांट करेगा तो करेगा। मतलब समझ में आ रही है बात? आप बंधे हुए हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं एज पर दिस प्रोविजन, यानी आपको झक मार करके, दुखी हो करके, चाहे कुछ भी हो, आपको देना ही पड़ेगा इस प्रोविजन के हिसाब से, आपको टाइम एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। तो शैल बी अलाउड टू फाइल द सेम ऑन सच अदर डे, कोई भी दूसरा दिन। अब जरा देखिए, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट, आप कोई भी दूसरा, तीसरा, चौथा दिन आप फिक्स कर दीजिए, आप उस डेट को आप बोलिए कि हाँ आपको 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, चलिए आप 10 दिन के अंदर रिटन स्टेटमेंट लाइए। और यहां पर आपको वो रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, किस कारण से आपने वो टाइम एक्सटेंड किया और इतने दिन का टाइम एक्सटेंड किया। तो यहां पर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बेस पर निकलती है बात, यहां पर आप दे सकते हैं। अब किसी का केस है भाई, किसी के यहां डेथ हो गई, किसी के यहां बीमारी हो गई, कोई मर गया, किसी का कुछ हो गया, तो भाई जो डिफेंडेंट है उसके घर में बहुत कुछ हो सकता है, उसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। तो यहां पर क्या है ना कि टाइम एक्सटेंड करने का एक अलग सिचुएशन है, और ये सिविल लॉ है, सिविल राइट्स यहां पर है, ये क्रिमिनल लॉ नहीं है कि आपको एकदम 60 दिन के अंदर फाइल करना है तो 60 दिन के अंदर फाइल करना है, 90 डेज के अंदर फाइल करना है तो 90 डेज के अंदर फाइल करना है। क्योंकि क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, थोड़ा कॉम्पेरेटिव समझिए, क्रिमिनल लॉ में अक्यूज्ड जो अगर होता है, अगर अरेस्ट हो गया तो वो पुलिस की कस्टडी यानी स्टेट की कस्टडी में चला जाता है। एक तरह से स्टेट की कस्टडी होती है ना, वो तो ऑर्डर होता है कोर्ट का, लेकिन रहता तो है एग्जीक्यूटिव की कस्टडी में। तो वहां तो टाइमली एकदम 10 दिन हो गया, छठा जज साहब ने बोला था 10 दिन के बाद लेके आना जी, तो 10 दिन के बाद लेके गया, कोर्ट ने ऑर्डर किया ठीक है 5 दिन का रिमांड दिया, छठे दिन लेके आओ, तो 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद पहुंच गया लेके। यहां तो कोई मतलब ही नहीं है, यहां तो खुद ही लेजिस्लेचर कह रहा है कि ठीक है 30 दिन में फेल कर जाते हो कोई दिक्कत नहीं, हम जज को बाध्य करते हैं, हम जज को इस बात का परमिशन देते हैं, जज को हम इस चीज के लिए बाउंड करते हैं कि अगर तुम 30 दिन के अंदर फेल कर जाओगे तो जज तुमको डेट बढ़ा के देगा, टाइम बढ़ा के देगा, और उस दिन तुमको फाइल कर देना है। तो जज टाइम बताएगा, उस दिन के अंदर करो, और जज को बाउंड कर दिया कि तुम भी बढ़ाओगे, ये नहीं कि रिजेक्ट कर देना। ठीक है, ये वाला पार्ट समझिए। तो ये क्या कर रहा है, अगर यहां शैल लग गया ना तो मैंडेटरी होता है, इसको बोलते हैं मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, कंपलसरी मतलब आपके लिए कंपलसरी है, फॉर यू इट इज कंपलसरी कि 30 डेज के अंदर अगर नहीं होता है तो चलो भाई उसको कंपलसरली टाइम बढ़ा के देना ही देना है, अनिवार्य है, बाध्यता है कि आप 30 दिन के ऊपर आपको टाइम बढ़ा के देना ही देना है। और उसमें आपको रीजन भी मेंशन करना पड़ता है, वो भी लिखित तौर पर। बट लगा है आगे, इसको पूरा समझ लीजिए, विच शैल नॉट बी लेटर देन 90 डेज। तो जो आप टाइम बढ़ाएंगे वो 90 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए, और वो 90 डेज कहां से कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। तो जिस तारीख को सम्मन की सर्विस हुई है उस तारीख से 90 डेज काउंट कर लेना है, उससे अधिक आप नहीं समय देंगे।
तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल वे में, एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर बात करें सिंपल, तो क्या होता है, देखिए यहां पर हुआ सर्विस ऑफ समन्स। एक लेमैन वाला जो व्यू है ना, वो मैं आपको शेयर करता हूं, तो बहुत सारी चीजें फिर टेक्निकल क्लियर हो जाएंगी। सर्विस ऑफ समन्स, जिस डेट को सम्मन सर्व हो गया, सपोज मान लीजिए मोटे तौर पर एक लेमैन ऐसे कैलकुलेट करता है, हम लोग लीगल अलग तरीके से करेंगे। चलिए ये वो डेट है जिस डेट को सम्मन की सर्विस हुई। अब अगर यहां पर हम ले लें ऑर्डर 8 रूल 1, ऑर्डर 8 रूल 1 के सीपीयू में प्रोसेस हो गया हमारा सम्मन्स ऑफ सर्विस वाला पार्ट, तो यहां से निकलता है कि भाई रिटन स्टेटमेंट जो आएगा वो कहां जाएगा, 30 डेज। तो नॉर्मली 30 डेज हम काउंट करें, कैलकुलेट करें, तो ऐसे नॉर्मली करते हैं, ऐसे किया नहीं जाता है, मैं पहले बता रहा हूं किया नहीं जाता है। लेकिन अगर हम नॉर्मली कैलकुलेट करें तो अगले महीने की एक नॉर्मल व्यू रखते हैं कि हम इस डेट तक हमको रिटन स्टेटमेंट फाइल कर देना है, इस डेट से इस डेट के बीच में। क्या लिखा है यहां पर, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, तो जिस डेट को सम्मन की सर्विस हुई है उस डेट से 30 डेज के अंदर कर देना है। अब यहां से यहां तक का जो टाइम लिमिट दिया है, इस टाइम लिमिट में अगर नहीं करता है, यहां पर फेल कर जाता है, तो आगे जो टाइम लिमिट बढ़ेगा वो टाइम लिमिट यहीं से कैलकुलेट होगा, इसी डेट से कैलकुलेट होगा, ये वाला डेट, फर्स्ट जो डेट है यहां से कैलकुलेट होगा 3 जून, यहां से कैलकुलेट होते होते ये भाग जाएगा यहां तक, और ये जो यहां पर है एक्स्ट्रा, अगर हम बोलें तो ये 60 डेज एक्स्ट्रा यहां पर काउंट कर सकते हैं। इसको हम लोग एक लेमैन की लैंग्वेज में 60 डेज बोलते हैं। यहां 30 डेज तो मिल ही गया, प्लस 60 डेज, तो इससे अधिक, तभी दोनों को मिला करके बोल दिया क्या, which shall not be later than 90 days। अब ये देखिए 90 डेज कहां से कैलकुलेट कर देना है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, तो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स से 90 डेज। तो अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कि which shall not be later than 90 days, तो यहां से हम देखिए ये वाला जो लेमैन व्यू है ये इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, बोल देगा 90 डेज हो गया। एक इस तरीके से आप सोच रहे होंगे कोई लोग, कुछ के दिमाग में ये भी चल सकता है, चलो 30 डेज तो ठीक है, समझ में आ गया, अब यहां पर आएगा प्लस 90 डेज, और ये 30 डेज से 90 डेज कैलकुलेट करेंगे, तो ये टोटल तो निकल के आ गया 120 डेज। वेदर दिस इज राइट और दिस इज राइट, द पॉइंट हियर इज कौन सा राइट है, डेज वाला, हाँ 90 डेज सर, 90 डेज ये राइट नहीं है। नहीं सर, क्यों नहीं सर, सर ये 90 डेज लिखा है ना सर, 90 डेज से अधिक नहीं होना चाहिए। जी सर ये 90 डेज लिखा है ना सर, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, जब मतलब सर जिस दिन से सर समन सर्व हुआ है सर, उसी दिन से सर 90 डेज फुल एज फुल। चलिए वो चीज अब लोग यहाँ डिस्कस करेंगे अभी आगे। हाँ देखिए यही चीज, अब आपको क्वेश्चन दिया दिमाग में और एक लेमैन का व्यू भी दिया, और ये भी दोनों जो व्यू हैं लेमैन ऐसे ही सोच लेता है कि या तो 30 डेज या तो 60 डेज, या शुरू में जो स्टूडेंट्स होते हैं ये भी इस तरीके से सोचते हैं कि सर ये 90 डेज हुआ कि 60 डेज हुआ। तो इसके लिए मैं पहले आप लोगों को कहता हूं कि इसके लिए आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बहुत से लोग पढ़े हुए होंगे, याद भी हो गया होगा, रट भी गए होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं उनके पास पता है, पता होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा शेयर कर दूंगी। ये देखिए यहाँ से लाइन, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, which shall not be, shall लगा है, not be later than, किसी भी हालत में 90 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 90 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है, ये तो 90 दिनों तक एक्सटेंड कर सकता है ना। What it means, he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing। पहले बेयर एक्ट समझेंगे फिर तो थ्योरी समझ ही जाएंगे। तो यहां पर क्लियर कर रहा है स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट, चलो ठीक है। तो यहां पर एक चीज कभी भी पढ़िए तो देखिए, यहां पर अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सेम सिचुएशन किसी दूसरे लॉ के अंदर आ गई, तो किसी दूसरे प्रोविजन में अगर आपको कंसीडर करना पड़े, तो फिर आप कैसे उसको पढ़ेंगे समझेंगे। इसलिए यहां पर आप एक बार समझ लो, फिर आपको कोई भी लॉ कैसा भी सब्जेक्ट मिलेगा
तो उसमें आप उस चीज को अपने तरीके से, सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाएंगे। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैं फिर से एक बार लास्ट टाइम पढ़ दे रहा हूं, आप खुद भी देख सकते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि 90 है कि 120। सो नाउ दिस सी द सीन, यहां पर क्या कह रहा है, विच शैल नॉट बी लेटर देन, रुक के पढ़ेंगे, विच शैल नॉट बी लेटर देन, बाद का नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं होगा, वो 90 दिनों से अधिक का नहीं होगा। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना पहले, ये 90 दिनों से अधिक का नहीं होगा का मतलब क्या है? क्या एक जज 90 दिनों तक के लिए एक्सटेंशन दे सकता है? क्वेश्चन नंबर 1, 90 दिनों तक का एक्सटेंशन दे सकता है या ओवरऑल 90 दिनों तक की बात हो रही है? अगर ओवरऑल 90 डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि एक जज सिर्फ 60 डेज तक के लिए एक्सटेंशन दे सकता है, और दूसरा भी अगर हम रख लें तो एक जज 90 डेज तक के लिए इसको पूरा का पूरा एक्सटेंड करके टाइम लिमिट बढ़ा सकता है। सर ओवरऑल, ये कहां लिखा ओवरऑल? सर यानी कि सर एक्चुअली में तो सर 60 दिन का उसको एक्सटेंशन मिल रहा है ना सर। तो जज कितना बढ़ा सकता है? 90 डेज बढ़ाएगा कि 60 डेज बढ़ा सकता है? ओवरऑल बट 90 डेज। ओवरऑल 90 डेज में 60 डेज बढ़ाया, 30 डेज तो लॉ ही कह रहा है जी, तो 60 डेज ही बढ़ाया ना, आप 90 डेज तो नहीं बढ़ा रहे हैं कि 90 डेज बढ़ा सकते हैं? नहीं सर, वो 90 डेज में 30 डेज इंक्लूड है, मतलब टोटल जोड़ है सर, 60 दिन और 30 दिन। कॉस्ट लगा देते हैं सर। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये पॉइंट है, ये प्रॉब्लम है, इसको समझिए। आपको मैंने प्रॉब्लम पहले क्लियर कर दिया कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है। एक जज क्या, अगर मैं ओवरव्यू ले लेता हूं, ऑर्डर 8 और रूल 1, तो इस ओवरव्यू से फर्स्ट जो हमारे पास आता है सिचुएशन, इसमें क्या है, इसके हिसाब से 30 डेज प्लस 60 डेज एक्स्ट्रा देने का पावर है जज को, 60 डेज एक्स्ट्रा दे सकता है। दूसरा व्यू 30 डेज प्लस 90 डेज एक्स्ट्रा दे सकता है। कौन सा है यहां पर व्यू सही, ये वाला कि ये वाला? फर्स्ट वाला सर, 60 प्लस 30। नाउ सी, आप देख लेते हैं, दिक्कत नहीं है, आंसर अपने आप मिलेगा। क्वेश्चन समझ लिया, अब आंसर आपको मिल जाएगा। आपको 30 डेज बढ़ाने का पावर है या 60 डेज, सॉरी 90 डेज बढ़ाने का पावर है या 60 डेज बढ़ाने का पावर है? अब आप इस चीज को देख लीजिए, और यहां पर आपको जो बताया वो, अब हम लोग आंसर इसका निकालेंगे, आगे आएगा अपने आप आंसर। अब उसी में हम लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे समझना से। नाउ सी, यहां क्लियर कहा है, ऑर्डर 8 रूल 1 सीपीसी के हिसाब से अगर हम प्योरली चलें, अगर हम, और चलना भी पड़ेगा, उसके हिसाब से ये कहा है कि डिफेंडेंट को चाहिए कि वो 30 डेज के अंदर, उस डेट से जब से सम्मन की सर्विस हुई है, अपना रिटन स्टेटमेंट प्रेजेंट कर दे अपने डिफेंस में। एंड द सेड पीरियड हाउएवर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 90 डेज। फिर वही बात आ रही है, अब इसका मीनिंग निकालना है, अभी ध्यान से सुनते चलना, अभी आपको बार बार मैं शेयर कर रहा हूं। The said period, however, can be extended up to 90 days. Can be extended. मैं बोल रहा हूं, उसकी टोन को पकड़िए। Can be extended up to 90 days. Can be extended up to 90 days. तो 30 डेज लेजिस्लेचर दे रहा है, 30 डेज सीपीसी बेयर एक्ट कह रहा है, ऑर्डर 8 रूल 1 कह रहा है 30 डेज। इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 90 डेज। अब 60 डेज है कि 90 डेज? सी, अब एक और चीज देखिए, प्रोवाइजो टू रूल 1 एज इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रिस्क्राइब्स आउटर लिमिट ऑफ 90 डेज। फिर से यहां दूसरी चीज आई, आउटर लिमिट ऑफ 90 डेज, ठीक है, ऑफ फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट, कहां से? तो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। आउटर लिमिट 90 डेज, तो आउटर लिमिट का मतलब क्या समझे, 30 प्लस 90 या 30 प्लस 60? 30 प्लस 90। आउटर लिमिट क्या होगा? 30 प्लस 90। व्हाट इज द आउटर लिमिट? 30 प्लस 90 सर। अपना स्टेटमेंट चेंज कर। नाउ सी, अभी ये जो मामला है ये कोर्ट में गया,
रिसेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। कैलाश वर्सेस ननकू। देखिए ये अमेंडमेंट हुआ था, याद रखिएगा, ये खूब पूछता है प्रीलिम्स में, क्वेश्चन बन के आता है। ऑर्डर 8 रूल 1 में 3 बार अमेंडमेंट हुआ। जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ है वो 2002 का अमेंडमेंट है, ठीक है, और ये केस 2005 का रिपोर्टेड है, ठीक है, ध्यान देना। 2002 का अमेंडमेंट है, 5 का केस है। नाउ सी, द सुप्रीम कोर्ट वाज कॉल्ड टू कंसीडर वेदर द टाइम और लिमिट ऑफ 90 days प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोवाइजो टू रूल 1 ऑफ ऑर्डर 8 ये मैंडेटरी है कि डायरेक्टरी है। क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा 60 और 90, तो वहां 90 है, आउटर लिमिट 90 है। ध्यान से सुन लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आउटर लिमिट 90 है, एक्सटेंडेड अप टू 90 है। अब सवाल ये निकलता है कि जो आउटर लिमिट 90 डेज का मिल रहा है, ये 90 डेज का आउटर लिमिट इज मैंडेटरी और इट इज डायरेक्टरी। फिर मैंडेटरी और डायरेक्टरी का झमेला अगर निकालें तो मैंडेटरी तो आप समझ ही गए कि कंपलसरी 90 डेज, डायरेक्टरी का मतलब डायरेक्शन है, निर्देशित है भाई, जितना दे दे, उतने से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। अप टू 90 है तो अप टू 90 डेज दे देंगे। सो आउटर लिमिट 90 डेज। नाउ सी, अब इसका जवाब मिलता है आगे। देखिए इस केस में, ननकू के केस में, नाम फिर से देख सकते हैं, कैलाश वर्सेस ननकू। तो इस केस में कोर्ट ने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही, द कोर्ट्स व्हेन कॉल्ड अपॉन टू इंटरप्रेट द नेचर ऑफ प्रोविजन, यानी प्रोविजन का नेचर ऑर्डर 8 रूल 1 का क्या है, तो यहां पर कहा कि डायरेक्टरी है, यहां पर कहा कि डायरेक्टरी है। यानी कैलाश वर्सेस ननकू के केस में ये बात क्लियर हो गई कि जो टाइम लिमिट एक्सटेंड करके दिया जा रहा है प्रोवाइजो के अंदर, ऑर्डर 8 रूल 1 के प्रोवाइजो में जो टाइम लिमिट दिया है 90 डेज का, वो डायरेक्टरी है, वो डायरेक्टरी है। क्लियर। अब इसी से रिलेटेड एक और केस है, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, दूसरा वाला, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 2005 का ही रिपोर्टेड केस है। ये फेमस केस है, बहुत बड़ा फेमस केस है, क्योंकि कांड ही ऐसा हुआ। 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ, बहुत बड़ा मेजर अमेंडमेंट हुआ सीपीसी के अंदर, ठीक है, बार बार भूलना नहीं, आपको मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा, हनुमान की तरह भूलिए मत। हनुमान बहुत समझदार थे, बहुत पावरफुल इंसान थे, इंसान क्या भगवान थे, लेकिन फिर भी उनके बारे में कहा जाता है कि अपनी शक्ति के बारे में भूल जाते थे। तो उनको लोग बताते थे कि तुम्हारी इतनी शक्तियां हैं, भगवान कितनी शक्तियां हैं। तो आपको भी बार बार मुझे याद दिलाना पड़ता है कि आप प्रोसीजरल लॉ में, तो आप प्रोसीजरल लॉ में प्रोसीजर की बात करते हैं, सब्सटेंटिव में अलग ही कहानी होती है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर का मतलब फॉलो करना, ये टेक्निकलिटीज है, इसी को टेक्निकल बात कहते हैं, ये टेक्निकलिटीज है। इसके अगर आप केसेज पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड केसेज पढ़ेंगे, तो इसमें आपको कहानी नहीं मिलेगी। इससे रिलेटेड केसेज में आपको सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन मिलेगा कि ये प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर लेजिस्लेचर किसी पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब क्या समझना चाहिए कि ये प्रोसीजर होगा कि ये प्रोसीजर होगा। कहानी आपको सुनने के लिए मिलती है सब्सटेंटिव लॉ में, खूब मजे से सुनते हैं। अच्छा, वाइफ हस्बैंड को मारती थी, उसको खाना नहीं देती थी, हस्बैंड वाइफ को मारता था तो डिवोर्स का ग्राउंड बना, उसका एडल्ट्री रिलेशनशिप था, ये वो दिस दैट, वो सब्सटेंटिव का पार्ट होता है। यहां पर प्रोसीजर के लिए आपको मिलेगा जजमेंट, यहां पर प्रोसीजर के हिसाब से पढ़िए। किसी भी जजमेंट को ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, जजमेंट में दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। जजमेंट को पढ़ने का भी एक तरीका होता है, जजमेंट में प्रोसीजरल लॉ भी इंक्लूड होता है, सब्सटेंटिव भी, एक ही जजमेंट के अंदर। अक्सर ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो मिलेगा। तो हमें जिस एंगल से समझना है उस एंगल से उसको समझिए। हमें प्रोसीजर के पॉइंट से समझना है तो प्रोसीजर के पार्ट से समझेंगे, ठीक। नाउ सी, अब यहां पर क्या सीन बना, यहां पर सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन के केस में ऑर्डर 8, रूल 1, रूल 9 और रूल 10 तीनों को पकड़ा कोर्ट ने, क्योंकि तीनों मैटर आया सामने से, रूल 1, रूल 9, रूल 10। अब ये, अब जब तक थोड़ा सा हम लोग एक व्यू देख लेते हैं, पूरा डिटेल तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं 1, 9, 10 का। क्या है ऐसा कि 1, 9, 10 को साथ में लिया? इसको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब ये मैं आपको दिखा देता हूं पहले 9, 10 क्या है। ये देखिए 9 है और ये रहा आपके सामने 10, 9 और 10। अब 9 में सीन क्या बना है,
9 में कहा है कि कोई भी प्लीडिंग सब्सिक्वेंट टू द रिटन स्टेटमेंट ऑफ ए डिफेंडेंट other than by way of defense to set off or counter claim shall be presented except by the leave of the court। ध्यान से सुनिएगा, ये अपने काम को फिलहाल अभी नहीं है, आगे मैं बताऊंगा। तो सिर्फ मैं इसका एक जिस्ट अगर आपको शेयर कर दूं तो बस इतना जान लीजिए कि अगर रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है तो उसके लिए कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर है, वो तो फाइल करना ही करना है। लेकिन अगर कोई डिफेंडेंट चाहता है कि नहीं मुझे काउंटर क्लेम करना है, सेट ऑफ का दावा करना है, तो वो विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट होता है, विथ लीव ऑफ द कोर्ट होता है। एक ये बात है, इसको हटाइए। रूल 10 में आते हैं। रूल 10 में क्या था? रूल 10 में जो पॉइंट आया कि अगर प्रोवाइजो को पकड़ लेना, ऑर्डर 8 रूल 1 का प्रोवाइजो, ऑर्डर 8 रूल 10 का पॉइंट। ऑर्डर 8 रूल 10 का पॉइंट ये बड़ा सिंपल कहता है कि जहां पर पार्टी फेल कर जाती है रिटन स्टेटमेंट फाइल करने में, तब का सीन क्या होगा। रूल 10 में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको मजा आ जाएगा सुन के और पढ़ के। कहता है कि वेयर रिटन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड अंडर रूल 1 और रूल 9, यहां रूल 1 भी है और रूल 9 भी है, यानी रूल 1 को पकड़ के चलेंगे, रूल 9 को भी छोड़ देंगे। रूल 1 में यह कहा था कि डिफेंडेंट को जब सम्मन्स की सर्विस हो जाती है तो सम्मन की सर्विस होने के 30 दिनों के अंदर रिटन स्टेटमेंट फाइल कर देना चाहिए। अगर डिफेंडेंट उसमें फेल हो जाता है तो उसको आउटर लिमिट 90 डेज का मिलता है, उससे अधिक का टाइम आप नहीं बढ़ाएंगे एज ए जज। और अगर जो आप आउटर लिमिट बढ़ाते हैं तो वो आउटर लिमिट के लिए आपको कारण लिखित तौर पर अपने ऑर्डर शीट में मेंशन करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑर्डर 8 रूल 1। ऑर्डर 8 रूल 1। अब इसी पार्ट को ले लिया, ऑर्डर 8 रूल 10 में थोड़ा दूसरे तरीके से शेयर किया है। यहां कहता है कि वेयर एनी पार्टी फ्रॉम होम ए रिटन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, तो किससे आप रिटन स्टेटमेंट मांगते हैं? टेढ़ा करके लिखा है बहुत, बोलता है वेयर एनी पार्टी, वेयर एनी पार्टी। अरे कौन सी पार्टी है जो रिटन स्टेटमेंट देगी? प्लेंटिफ थोड़े ही देगा, क्लियर लिख दो ना भाई, ये डिफेंडेंट देगा। सो एनी पार्टी होम ए रिटन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, जिससे आपको रिटन स्टेटमेंट चाहिए, मतलब डिफेंडेंट से रिटन स्टेटमेंट चाहिए। सो डिफेंडेंट से रिटन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है एज पर रूल नंबर 1 और एज पर रूल नंबर 9, लीव इट। अगर वो रूल 1 के तहत डिफेंडेंट जो है रिटन स्टेटमेंट लाने में फेल कर जाता है, प्रेजेंट करने में फेल कर जाता है, द सेम विद इन द टाइम परमिटेड, ध्यान से सुनिएगा बहुत ध्यान से, द टाइम परमिटेड, परमिटेड मतलब जो परमिशन दिया हुआ है, और फिक्स्ड बाय द कोर्ट। तो फिक्स्ड कौन होगा? 90 डेज का आउटर लिमिट आप फिक्स करते हैं और 30 डेज का टाइम लिमिट परमिटेड है। देखिए शब्दों का माया जाल, 30 डेज का टाइम लिमिट परमिटेड है। परमिटेड मतलब ऑलरेडी ग्रांट कर दिया है लेजिस्लेचर ने, परमिटेड, यही शब्द इस्तेमाल करना है। यही सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं सीनियर, तो आप कहते हैं बड़े बहुत ज्यादा नॉलेज है सीनियर को। तो सीनियर कोई अलग से सीएपीसी थोड़े पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं। हम चिकन खा के सोने में मजा लेते हैं। तो कहते हैं ना, गर्दन के ऊपर फीड कीजिए, गर्दन के नीचे फीड मत कीजिए। जितना ज्यादा गर्दन के ऊपर फीड करेंगे वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बन के आता है। अगर आपने 2000 का बुक खरीद के अगर पढ़ लिया उसको, तो आज आपको लगेगा, बहुत दिल में चोट लगेगी, यार 2000 की बुक मैंने खरीद ली। कभी आपने सोचा है कि 2000 की बुक खरीद के अगर आप पढ़ करके अगर आप नॉलेज गेन कर लेंगे
तो उसका मल्टीप्लाई आपको उससे रिजल्ट आएगा। आप 2000 तो ऐसे सिर्फ लीगल ओपिनियन में ले लेंगे, कोई ये केस पकड़ लेंगे तो 20,000 आप उसमें चार्ज कर देंगे, उससे करोड़ों लाखों कमा सकते सिर्फ 2000 का इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। खाने के मामले में यार खून बनाना है तो 2000 का चिकन लेके आ जाओ, मटन लेके आ जाओ, खा लेंगे। लेकिन बुक के लिए सोचना पड़ता है। दिस इज द रियल फैक्ट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें कभी कभी मोटिवेशनल आ जाती हैं, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सही बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो टाइम परमिटेड, ठीक है, तो टाइम परमिटेड 30 days, फिक्स्ड बाय द कोर्ट 90 days, आउटर लिमिट एज द केस में भी। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर 30 दिन वाला चक्कर में फेल कर गया तो, या आउटर लिमिट जो 90 days का दिया सो, उन दोनों में किसी में भी फेल कर गया रिटन स्टेटमेंट लाने में डिफेंडेंट, तो कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट शैल प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम। सुन लिया, कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है, करेगा, कर सकता नहीं, करेगा, शैल लगा हुआ है। और दूसरा काम क्या कर सकता है, मेक सच ऑर्डर, यहां देखिए जजमेंट लिखा है, यहां ऑर्डर लिखा है, और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंक्स फिट। तो कोर्ट जजमेंट पास करेगा या कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास करेगा जो उसको उचित लगे सूट से रिलेटेड। एंड ऑन द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द सच जजमेंट ए डिक्री शैल बी ड्रॉन अप। तो जजमेंट होगा तो डिक्री तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, अक्सर लॉ स्टूडेंट यहां पर गच्चा खाते हैं, किसको फॉलो करें। तो देखिए इसी को उस केस के अंदर, किस केस के अंदर, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसका जिक्र किया गया। आपने मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरा मैं क्रिटिकल एनालिसिस करके आपको शेयर कर दूंगा, प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में आ जाएगा। इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेंस में आप हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख के आएंगे, बस समझ लेना है, लिखना है अपनी लैंग्वेज में, जहां तक हो लीगल टर्म्स का इस्तेमाल कीजिए। कैसे इसने कहा परमिटेड और फिक्स्ड, याद रखिएगा परमिटेड और फिक्स्ड का मतलब क्या होता है। कभी सीनियर के आगे बोल दीजिएगा तो समझ जाएगा बंदे में दम है। खैर आते हैं मुद्दे पे। अब क्या करेंगे हम, ऑर्डर 8 का रूल 1 और ऑर्डर 8 का रूल 10 दोनों को मिला के पढ़ लेंगे। तो ध्यान से अगर सोचिए तो कभी क्या कहा, ऑर्डर 8 के रूल 1 में यह कहा, और उल्टा लिख दिया, ऑर्डर 8 रूल 1 में क्या कहा कि भाई अगर 30 डेज का टाइम लिमिट क्या है, ये परमिटेड है। अब यहीं पर मिक्स करता हूं, ऑर्डर 8 रूल 10 कहता है अगर इसमें 30 डेज में नहीं लाया तो जजमेंट, क्योंकि ये भी वहां इंक्लूड है। देन डिक्री, या कोर्ट के पास पावर होगा ऑर्डर पास करने का। दूसरा सिनेरियो, ऑर्डर 8 रूल 1, इसमें है 90 डेज आउटर लिमिट। अब ये क्या है, फिक्स्ड बाय द कोर्ट। अब यहां पर ये जो 90 डेज का आउटर लिमिट कोर्ट फिक्स करता है, इसमें भी रिटन स्टेटमेंट नहीं लाएगा, तो ऑर्डर 8 रूल 10 के हिसाब से, नियम 10 रूल 10 के हिसाब से ये कहा है कि कोर्ट क्या कर देगा, जजमेंट पास कर देगा, और जजमेंट पर डिक्री पास कर देगा, या कोई भी ऑर्डर पास कर देगा जो कोर्ट को उचित लगे। ये अमेंडमेंट है, ये बहुत बड़ा तगड़ा अमेंडमेंट है, इस चीज को ध्यान दीजिए। और ये केस को बहुत लंबा नहीं खींचा जाए, इसके लिए प्रोविजन बना दिया कि जो डिफेंडेंट है वो डर के मारे जल्दी से फाइल कर दे, वो टाइम का मिसयूज ना करे। लेकिन यहां मिसयूज करता है, मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा कैसे मिसयूज करता है। ठीक है, केस के अंदर दिखाऊंगा मैं आपको, केस लॉ के साथ। और आपने अगर पढ़ा है, देखा है तो देख लीजिए आप अपने टैबलेट लैपटॉप जहां भी देख रहे हैं। तो यहां पर इस पॉइंट को समझ लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशंस को यहां पर कवर कर दिया गया, और अब ये इसी में आया। अब यहां पर देखिए क्या है, इन कंस्ट्रूइंग द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 8 रूल 1 और रूल 10,
इसके लिए डॉक्ट्रिन लगाया जिसको हम कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को भी सिंपल एक लैंग्वेज में ये समझिए कि दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना। तो जब दोनों चीज को बैलेंस करके चलने की बात आती है, यानी ऑर्डर 8 रूल 1 और रूल 10 दोनों को बैलेंस करके चलना है, तो आपको याद रखने के लिए मैं बहुत इजी ट्रिक दे रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। आपको याद रखना है ये कि अगर पूछता है एग्जाम्स में या इंटरव्यू में, तो आपके लिए याद रखिए कि रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का जो टाइम परमिटेड है, परमिटेड बाय लेजिस्लेचर, वो 30 डेज है। वो आउटर लिमिट जो आता है एक्स्ट्रा, वो 90 डेज है। 30 डेज और 90 डेज आउटर लिमिट इसको मिल गया। नाउ सी, ये तो हो गया रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का। अगर इसमें नहीं फाइल करता है तो ऑर्डर 8 रूल 10 अप्लाई हो जाएगा। ऑर्डर ये जो आया ऑर्डर 8 रूल 1 है, और अगर इस टाइम लिमिट के अंदर परमिटेड या फिक्स्ड बाय द कोर्ट के अंदर अगर नहीं गया तो ऑर्डर 8 रूल 10 अप्लाई होता है। इसके हिसाब से जजमेंट हो जाएगा और ऑर्डर हो जाएगा या डिक्री हो जाएगा, जजमेंट के बाद डिक्री हो जाएगा। ठीक है, तो 30 डेज, 90 डेज, ऑर्डर 8 रूल 10। ओके, सो नाउ सी, तो यहां पर इसमें कहा ये बहुत बड़ा सिचुएशन खराब है, बहुत खराब सिचुएशन है, पार्टी के लिए बहुत खराब सिचुएशन है। आपके लिए बड़ा मजा है, लेकिन मजा भी है आपको, लेकिन समझ में आना चाहिए, जज के लिए बोल रहा हूं। अब सवाल ये है, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आपके सामने आता है कि अगर, ध्यान से सुनिएगा मेरे क्वेश्चन को, बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर रहा हूं। अगर कोई डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट 30 डेज के अंदर नहीं लाता है, या जो 90 डेज का आउटर लिमिट आप फिक्स करते हो उसमें भी वो रिटन स्टेटमेंट नहीं लाता है, अगर इन दोनों सूरतों में डिफेंडेंट अगर कोर्ट में नहीं लेकर के आता है रिटन स्टेटमेंट, तो आपका स्टेप क्या होगा? आर यू बाइंडिंग विथ रूल 10? बाइंडिंग का मतलब आपके लिए मैंडेटरी हो गया। तो क्या ये मैंडेटरी है कि आप जजमेंट पास कर दीजिए और डिक्री दे दीजिए, ऑर्डर पास कर दीजिए? आप जजमेंट पास करेंगे कि डिक्री दे देंगे, जजमेंट डिक्री या ऑर्डर पास करेंगे? ये कंपलसरी है करना या आपका डिस्क्रिशनरी पावर है? डिस्क्रिशनरी का मतलब आपकी मर्जी, आप जजमेंट दो चाहे मत दो, आपकी मर्जी, आप डिक्री दो चाहे मत दो, आपकी डिक्री, आप कोई ऑर्डर पास करो उसके खिलाफ या नहीं करो। ये क्वेश्चन निकला, एक जज को क्या करना चाहिए, ये यहां पर क्वेश्चन निकलता है इस केस के अंदर। तो आपको लगता क्या है कि क्या करना चाहिए यहां पर इस पॉइंट को अगर देख करके? तो यहां पर आपके लिए बहुत सीधा कहा था, यहां पर आपको ये मैं मार्क करके दिखा देता हूं मार्कर से, इसको यहां जरा कंसीडर करिए। जो चीज मैं जहां से निकल के आती है वो भी मैं आपको शो करता हूं। ये यहां पर है अगेंस्ट हिम और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट, जैसा उसको उचित लगे। तो यहां ऑर्डर भी कर सकता है, जजमेंट भी। तो ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है। तो 99% केस में आप सुनते होंगे जज कभी भी, सिविल जज, ऑर्डर 8 रूल 10 का इस्तेमाल नहीं करता है। उसके 2 रीजन है। एक, सिविल की समझ कम होती है, जो सच्ची बात है। अक्सर, मैं ये नहीं कहता 100%, बट 50% जजेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें ये अप्लाई नहीं करते, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस में इस चीज को महसूस करते हैं, समझते हैं कि यहां पर उनको लैक ऑफ नॉलेज होता है। वो एक पॉइंट है, चलिए उसको साइड करते हैं, बिल्कुल साइड कीजिए। लेकिन दूसरा जो बड़ा रीजन है वो है ये वाला जजमेंट। ये कहता है कि कोर्ट इन इट्स डिस्क्रेशन वुड हैव पावर टू अलाउ द डिफेंडेंट टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर 8 रूल 1। मतलब क्या हो गया? व्हाट इट मीन्स? The court in its discretion would have power in its discretion.
कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करो, और यही इस्तेमाल वो करते हैं। अलाउ द डिफेंडेंट टू फाइल a written statement even after expiry of the period of 90 days। लो भैया, 90 डेज जो फिक्स आप करते हैं आउटर लिमिट, उसको खत्म होने के बाद भी आप डेज बढ़ा सकते हैं एज पर ऑर्डर 8 रूल 1। ये वाला मुद्दा सामने आ गया, इसमें खुश होने की बात नहीं है। अब इसी चीज को यहां पर क्लियर कर दिया आगे, क्लियरली द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 8 रूल 1 प्रोवाइडिंग अपर लिमिट ऑफ 90 डेज। तो यहां आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि आपके पास रूल 10 से पावर है, लेकिन रूल 10 इवन दो आपको लगता है मैंडेटरी, लेकिन वो डायरेक्टरी हम इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, 90 डेज का अपर लिमिट है और वो भी डायरेक्टरी है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 90 डेज का जो अपर लिमिट है वो भी डायरेक्टरी है। तो कोर्ट ने यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब कभी भी अगर आपको ऐसा करने की जरूरत पड़े, जब कभी भी आपको डेज बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो आप इसको रूटीन मैनर में कभी भी एक्सरसाइज मत कीजिए। आप स्ट्रिक्ट रहिए कि डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट ले करके विद इन टाइम आ जाए, और अगर कभी टाइम बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में आप ऐसा करें। सो व्हाइल एक्सटेंडिंग टाइम इट हैज टू बी बोर्न इन माइंड दैट द लेजिस्लेचर हैज फिक्स्ड द अपर लिमिट ऑफ 90 डेज। अपर लिमिट 90 डेज का फिक्स कर दिया है, लेजिस्लेचर ने अपर लिमिट भी 90 डेज का फिक्स कर दिया है। द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट टू एक्सटेंड द टाइम shall not be so frequently and routinely exercised so as to nullify the period so and so। तो बात सिंपल है। आपके मन में अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर मैंने एक लाइन में दे देना है कि भाई अगर फेल कर गया डिफेंडेंट तो क्या? तो फेल कर गया डिफेंडेंट तो आप मौका दे सकते हैं चौका मारने के लिए, या आप जजमेंट पास कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी होगी। ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी हो गया तब तो समझिए मजा आ गया, बल्ले बल्ले, वो हम लोग नॉर्मली करते ही नहीं। ठीक है, एक ये। दूसरा यहां पर एक और चीज मैं बता देता हूं, ये ऑर्डर है, फिर से ध्यान से सुनना और इसको जरा दिमाग को ब्रॉड करके रखिएगा। ये ऑर्डर है, ऑर्डर हाई कोर्ट के यहां से कंट्रोल हो जाता है, ऑर्डर को हाई कोर्ट कंट्रोल कर लेता है, ऑर्डर को हाई कोर्ट कंट्रोल कर लेता है। तो जब ऑर्डर को हाई कोर्ट कंट्रोल कर लेता है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हाई कोर्ट के रूल्स में कुछ अमेंडमेंट आ गया तो आपको उसके हिसाब से भी चलना पड़ सकता है। इस बात को भी साथ के साथ जान लीजिए, ठीक है। तो ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी। तो नॉर्मली प्रोविजन है, ये आपको लीगल है, ये वैलिड है, यही चल रहा है। ओके, तो ये पार्ट आपको क्लियर कर दिया। अब ये मन में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो आपकी मर्जी चलेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी मर्जी चलेगी। आप जजमेंट लिख दो, आप ऑर्डर पास कर दो, जजमेंट के बाद डिक्री दे दो, या फिर बोलो जाओ बेटा फिर से लेके आ जाना रिटन स्टेटमेंट। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि 90 डेज का अपर लिमिट से ऊपर क्रॉस नहीं करने दीजिए, फिर तो वो 10 साल तक लाता ही रहेगा। वैसे भी केसेस हैं अपने पास, 10 साल तक नहीं लाया, 10 साल तक, और 10 साल में लेके आता है वो रिटन स्टेटमेंट, और सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ कर देता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, फिर से मैं बोल रहा हूं, 10 साल तक भी लाया है रिटन स्टेटमेंट, और वो एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, अब आइए मुद्दे पर। अब आता है एक पॉइंट कि रिटन स्टेटमेंट को कब फाइल करते हैं, कितने दिन में करते हैं, क्या होता है, वो सब ठीक है। लेकिन रिटन स्टेटमेंट में बेसिकली लिखते क्या है, जाता क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। सी, रिटन स्टेटमेंट में कहा है कि रिटन स्टेटमेंट मस्ट ओनली
contain a statement in a concise form of the material facts on which party pleading relies for his defense. डिफेंडेंट जिन पॉइंट्स के ऊपर भरोसा करता है, जिन पॉइंट के ऊपर रिलाय करता है अपने डिफेंस के लिए, उस मटेरियल फैक्ट को रिटन स्टेटमेंट में मेंशन करेगा। एविडेंस नहीं मेंशन करना है, बट नॉट द एविडेंस बाय विच दोज फैक्ट्स आर टू बी प्रूव्ड। वो एविडेंस नहीं दिखाना है जिसके जरिए किसी फैक्ट को साबित किया जा सकता है। एविडेंस नहीं मेंशन करना है कि देखिए जनाब ये मेरे पास रहा रसीद की कॉपी जिससे ये 7 लाख का अमाउंट मैंने दिया, ये साबित होता है। आप सिर्फ इतना कहिए अपने रिटन स्टेट में, आपने बस इतना लिखना है कि 7 लाख रुपया इस बात के लिए पहले ऑलरेडी मैंने दे रखा है, ये 10 लाख जो मांग रहा है या 3 लाख मैंने पहले से दे रखा है। जब आएगा एविडेंस की बारी तो एविडेंस लेके आएंगे। यही बात तो सिविल एज वेल एज क्रिमिनल में भी होता है, ध्यान तो दीजिए। कंपेयर करके पढ़िए ना, बड़ा मजा आएगा, समझ में आएगा जल्दी। क्रिमिनल लॉ में भी क्या होता है, पहले पीई होता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस, तो क्या वहां एविडेंस लगा देता है? पुलिस अपने तरफ से लाता है, तो पुलिस के एविडेंस को कोई वैल्यू देता है? तो कोई नहीं देता है, कोर्ट नहीं देता उसको। पुलिस, देखिए पुलिस कुछ करती नहीं है, पुलिस का बस एक ही होता है, लोग पुलिस से 2 चीजों से डरते हैं कि पुलिस जान ले लेती है, मार देती है, पुलिस का कुछ बिगड़ता नहीं, ये सोचते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ स्टेट का होता है। ऑलवेज रिमेंबर स्टेट, जिसको आप चुन करके भेजते हैं वही है जो कि सबसे बड़ा कांड करता है, नेताजी। पुलिस कुछ नहीं है जब तक नेताजी है, वो पावरफुल। अभी आप देख लीजिए, कोई छू सकता है, कोई कुछ बोल सकता है, क्या होम मिनिस्टर के अगेंस्ट में। अगर आपको शायद याद नहीं होगा तो कभी आप देखिएगा, जहां तक मेरा फैक्ट अगर गलत नहीं है तो मैं बोल रहा हूं, मे भी गलत हो सकता है लेकिन चांसेस कम है। एक डीएम साहब थे, नाम मैं भूल गया, उस समय होम मिनिस्टर थे आडवाणी जी। वो एक रैली में आए और चुनावी रैली थी, इलेक्शन वाला, नाम मैं भूल गया, वो बिहार की ही बात है। तो वो डीएम साहब जाकर के आडवाणी साहब को मना करते हैं, बोलते हैं सर योर टाइम इज ओवर। डीएम साहब जाकर के उसको बोले कि योर टाइम इज ओवर। और अब चूंकि इलेक्शन था, 50-10 हजार की भीड़ है, उसमें अगर कोई डीएम जाके बोलेगा तो थोड़ा हटना पड़ता है। बाद में वो डीएम साहब ऐसे फंसे कि जेल ही चले गए। आडवाणी जी का क्या हुआ? कुछ नहीं। डीएम की हालत ये हो गई। दिस इज द रियल फैक्ट। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ प्रोविजन बहुत बढ़िया है। सिविल में देखिए तो सिविल में भी कहता है कि बस आप इस बात को लिखो रिटन स्टेटमेंट के अंदर, जिससे इतना पता चले कि हाँ आपके पास भी डिफेंस है। आप एविडेंस मत लगा दो। तो यही काम तो वहां भी हम करते हैं। वहां भी तो एक अलग से एविडेंस का प्रोसीजर चलता है ना ट्रायल में। वहां भी तो पीई चलता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, वहां भी तो चलता है डिफेंस एविडेंस। वहां भी डिफेंस यानी अक्यूज्ड अपना एविडेंस लेके आता है। यहां भी आएगा मौका, तुम अपना एविडेंस देना। तो रिटन स्टेटमेंट में हमें सिर्फ फैक्ट लिखना है, जिस फैक्ट के ऊपर आप रिलाय करते हैं उसका जवाब देना है, ना कि वो एविडेंस दिखा देना है कि ले बेटा देख मेरे पास भी रिसिप्ट है, मेरे पास भी ये है, मेरे पास भी वो है, और कॉपी की कॉपी कॉपी की कॉपी आप लगाए जा रहे हैं। नहीं करना है। जो लिटिगेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, थ्योरी में लिखने वालों के लिए तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो याद रखिए कभी भी अपने पत्ते मत खोल के दीजिए। सिंपल भाषा में समझिए, अपने पत्ते नहीं खोलने हैं। बस बताइए कि मेरे पास पत्ते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये बताइए, लेकिन आप पत्ते मत खोल के दिखाइए, दिखाइए मत, बताइए। नाउ सी, मूविंग टू द नेक्स्ट, डिफेंडेंट को और क्या करना चाहिए, डिफेंडेंट और क्या कर सकता है। तो डिफेंडेंट में बाय हिज रिटन